Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is Rifa Jahan and आज हम FSC पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का सेकंड जो सब टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है कम्बैटिंग और कंट्रोलिंग डिजीज़। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग डिजीज़, आपको नाम से पता लग रहा है, हम देखेंगे कि हम डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या वेज हैं जिनसे हम डिजीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम उन मेथड्स के साथ साथ उनकी इम्प्लीमेशन देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है उनकी। अब हम देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो वीडियो है इसका जो पहला पार्ट था वो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि था इस चैप्टर का लास्ट मेन टॉपिक, बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। इसका जो फर्स्ट आप हेडिंग देख रही हैं, फूड प्रोडक्शन, वो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। हमने देखा था कि फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, फूड की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, क्या-क्या मेथड्स थे जो हम इस्तेमाल करके फूड की प्रोडक्शन को अच्छी क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी वाली फूड को कैसे हम जो है वो नंबर में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो कुछ पिछली जो है वो टॉपिक का ओवरव्यू था। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हम डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल करें। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज का टॉपिक हम जो है वो सेकंड सब हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि है कंट्रोलिंग डिजीज़। देखिए, कंट्रोलिंग डिजीज़, आपको नाम से पता लग रहा है हमने डिजीज़ को कंट्रोल करना है, कैसे करना है, क्या-क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 3 इनके जो है मज़ीद इसके जो आगे सब टॉपिक्स हैं वो लिखे हैं। नंबर 1 प्रिवेंटिव मेजर, अदर वन इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइज़ेशन, और द लास्ट वन इज़ के ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। देखिए, हम इसमें हर टॉपिक को थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू देती जाती हूँ, फिर उसके बाद हम इनको जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं हिफाज़ती तदाबीर, ठीक है? ये इस टॉपिक में हम लोग कुछ जो है वो डिजीज़ेज़ डिस्कस करेंगे। इसमें हम एड्स देखेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या-क्या जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स या क्या-क्या एहतियाती तदाबीर हम अपनाएँ, तो हम इन बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। फिर हम अपने ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन क्या होती है, इम्यूनाइज़ेशन क्या होती है। ये जो 2 टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये तकरीबन सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम इस टॉपिक में देखेंगे कि वैक्सीन की क्या जो है वो हिस्ट्री है, ठीक है? फिर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल्स देंगे कि किन-किन की कौन-कौन सी डिज़ीज़ जो हैं वो वैक्सीनेशन से क्योरेबल हैं, ठीक है? फिर लास्ट अब टॉपिक देखें जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो होगा ड्रग ट्रीटमेंट। आपको पता है कि अगर जो है वो हम प्रिवेंटिव हमने एहतियाती तदाबीर लिए फिर भी बीमारी कंट्रोल नहीं हुई, हम वैक्सीनेशन करेंगे। अगर वैक्सीनेशन से भी जो है वो मामला हल नहीं हुआ, तब जो है वो लास्ट आप फॉलो करते हैं किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, एंड दैट इज़ फिर हम ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ भी हैं जिनकी मेडिसिन हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि है वो ज़िंदगी है तब तक वो बीमारी हमारे साथ चलती है। जैसा कि आपको पता है शुगर हो गया या ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, तो ये होता है कि वो जो है वैक्सीन से कवर नहीं होती, या उनकी अगर वैक्सीनेशन नहीं होती उन बीमारियों की, तो फिर हमें ये लास्ट स्टेप की तरफ जाना होगा। फिर हम देखेंगे जीन थेरेपी क्या होती है, जीन्स का जो जेनेटिक मेकअप है उसमें जो चेंजेस कर सकते हैं वो कैसे करेंगे। जीन थेरेपी एक्चुअली होती है कि किसी भी जो जीन रेजिस्टेंट जो है वो जीन हम नॉर्मल जीन जो है वो उस बॉडी में इंसर्ट कर देंगे जो कि डिफेक्टेड जीन है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं आज का टॉपिक। देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि देयर हैज़ बीन फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल। आपको पता है कि साइंस जैसे जैसे तरक्की करती गई, हमने वैसे वैसे हेल्थ और डिजीज़ कंट्रोल में बहुत जो है वो प्रोग्रेस कर ली है। बड़ी ही डे बाय डे हम जो है वो डिजीज़ को कंट्रोल करने के डिफरेंट जो है वो न्यू आप कह सकते हैं मेथड्स डिस्कस करते हैं, या न्यू मेथड जो है वो आपको पता है मार्केट में है, या बहुत अच्छी जो है दवाइयाँ आ गई हैं। बहुत सारी जो है वो साइंस ने प्रोग्रेस कर लिया है हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि था किसी भी बीमारी को जो है वो ट्रीट करने के लिए, आज जो है वो आसानी पैदा होती जा रही है। चलें जी, देखते हैं। 3 एक्शंस आर यूजुअली टेकन अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। हम 3 जो है वो स्टेप्स करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो मेन हेडिंग में डिस्क्राइब करने के लिए भी बता दिया था, और मज़ीद इधर से भी आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, एहतियाती तदाबीर।
किसी भी बीमारी को हम कह सकते हैं कि ये वो चीज़ होती है, ये वो प्रोसीजर होता है, ये वो एहतियाती तदाबीर होती हैं जो हम किसी भी बीमारी के होने से पहले करते हैं ताकि हम उस बीमारी से बच सकें। ठीक है। अब देखें, लिखा हुआ है कि जी द एडवांसेस इन द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कह रहे हैं कि जैसे जैसे साइंस जो है वो एडवांस होती गई, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, साइंस ने तरक्की की, उसके रिजल्ट में साइंस ने क्या किया, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी, जिससे उन्होंने हमें ये चीज़ बताई, साइंस ने ये चीज़ डिस्क्राइब की कि कौन कौन सी जो है वो डिजीज़ कि जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, उन्होंने वो हमें बताया कि जी हमें इस डिजीज से बचने के लिए इस चीज़ से बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इसकी कॉज हो सकती है, वो वजह बन सकती है डिजीज़ की। फिर ना सिर्फ साइंस ने हमें उसका कॉज बताया उस डिजीज़ का, बल्कि हमने उन्होंने ये भी बताया कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इन इन ज़रियों से जो है वो बीमारी फैल सकती है, इन इन जो है वो चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। ये तो कुछ फ़ायदा भी हो गया साइंस का। अब हमने एक बीमारी डिस्कस करनी है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एड्स के बारे में। आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एड्स के बारे में आपको पता ही होगा। एड्स जो है वो एब्रीवेशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड कहते हैं लेना या लेते हैं, और इम्यून आपको पता है कोई भी आपका इम्यून सिस्टम, और सिंड्रोम कहते हैं डिजीज़ को। तो ये एक ऐसी बीमारी है एड्स जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उसमें जो है वो खराबी आ जाती है, या वो हमारा इम्यून सिस्टम आप कह सकते हैं वीक हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तब एड्स की जो है वो बीमारी होती है। अब हम देखेंगे कि एड्स की जो वजह है वो क्या है। देखिए साइंस ने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि साइंस ने हमें कॉजेटिव एजेंट्स बताए कि जी ये कॉज हो सकता है डिजीज़ का, इन इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हम लोग ये सारी चीज़ें आप पॉइंट्स में देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक वायरस है जिसका नाम है HIV। HIV वायरस जो है वो एक ऐसा वायरस है जो कि वजह बनता है एड्स का। ठीक है, एड्स के स्प्रेड का जो है वो रीज़न है, ये वजह बनता है। अब हम देखेंगे कि ये जो वायरस है जिसको हम HIV कहते हैं, ठीक है, ये होता है, इसका जो अब मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये डिजीज कॉज करता है एड्स। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कॉज करता है। अब हम देखेंगे कि HIV वायरस कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में, क्या क्या चीज़ जो है वो किस चीज़ को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमने बताया कि जी इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून है वो वीक होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। तो HIV वायरस जो है ना वो ह्यूमंस का जो रेड ब्लड सेल है वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाके वो उसके सेंटर में जो है वो प्लेस हो जाता है, और वहाँ जाके हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल का काम होता है, उनका काम ये होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तब जब ये HIV वायरस हमारे वाइट ब्लड सेल को इफेक्ट करेंगे तो जाहिर है उसका रिजल्ट में क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा। ये तो होगी कुछ थोड़ी बहुत इसकी जो है वो डिटेल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों से ये डिजीज़ फैल सकती है। ठीक है, अब पहली बात ये एड्स जो है, इसके बाद हम लोग हाइपरटाइटिस डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ये डिजीज़ ऐसी हैं, इनक्योरेबल डिजीज़ कहलाती हैं ये दोनों डिजीज़। क्यों? क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर में आपकी इस टॉपिक में उन्होंने ये दो जो है वो एग्जांपल्स दी हैं कि इन दो बीमारियों से बचने के लिए हमें जो है वो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इनक्योरेबल डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है तो परहेज़ जो है वो आपको पता है इलाज से बेहतर होता है, तो हमें परहेज़ कर लेना चाहिए। हमें किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए वो मैं अब आपको बताऊंगी। नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो हमें उनसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनसे बचना चाहिए। देखिए ये सब तो हो गई रीडिंग। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअली हमें बेसिकली बचना क्या होता है, चाहे कुछ होता है, आपको पता है कि हम कुछ कहते हैं कि जी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये कुछ ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। इन इन चीज़ों से HIV वायरस जो है वो किसी इन्फेक्टेड बंदे से ट्रांसफ़र हो सकता है किसी हेल्दी बंदे में, और वो वहाँ जाके एड्स की बीमारी जो है वो कॉज कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ज़रूरी नहीं इसके अलावा भी जो है वो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। सबसे पहले आप एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके बाद आपको समझ आ जाएगी। देखें,
ये जो एड्स है ना वो सबसे पहले फैलता है, मेन जो इसकी आप कह सकते हैं ना, आपको इसकी ट्रांसमिशन में मेन बात अगर मैं बताऊँ तो ये ना थ्रू आवर बॉडी सिक्रीशंस से ये फैलता है। अब हमारी बॉडी सिक्रीशंस आपको पता है बहुत सारी टाइप की हमारी बॉडी सिक्रीट करती है सिक्रीशंस। नंबर 1 आपको पता है स्लाइवा हो गया, स्वेट हो गया, मिल्क हो गया, सीमन हो गया। ये कुछ ऐसी जो है वो सिक्रीशंस हैं जो हमारी बॉडी जो है वो सिक्रीट करती है। सो इसकी जो मेन ट्रांसमिशन है ना वो यही सिक्रीशंस हैं, जो हमें इन सिक्रीशन से ही बचना होगा। अब आपने देखा होगा पॉइंट नंबर 1 में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये है कि हमें, जो मैंने यहाँ आपको एक वर्ड बोला था पहले, मैंने सीमन बोला था। सीमन जो है अगर किसी इन्फेक्टेड बंदे का सीमन किसी हेल्दी फीमेल में इंजेक्ट किया जाएगा तो चांसेस हैं कि उसको एड्स हो सके। फिर मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की कि मतलब आप अगर कोई आपको चोट लगी है तो आप उससे परहेज करें कि किसी ऐसे इन्फेक्टेड बंदे का जो ब्लड है वो किसी हेल्दी बंदे को टच ना करे। उससे क्या होगा, HIV वायरस ट्रांसमिट होने के जो है वो खदशात हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका पॉइंट नंबर सी लिखा हुआ है कि जी कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से परहेज करना चाहिए। देखिए फॉर एन एग्जांपल एक बंदा था, हमने उसके ब्लड में या उसके हमने मेडिसिन या इंजेक्शन जो है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया। अब वो जो है ना माइट बी पॉसिबल कि जो वो सिरिंज है वो इन्फेक्टेड होगी HIV वायरस से, क्योंकि उस बंदे को एड्स थी। तो वो सिरिंज जब हम किसी हेल्दी बंदे को लगाएंगे तो चांसेस हैं कि HIV वायरस हम ट्रांसफ़र कर सकें उस हेल्दी बंदे में, और उसमें वो फिर एड्स की वजह बन सकती है। तो हमें जो है वो यही वजह है कि हमें जो बॉडी सिक्रीशंस हैं, वो सीमन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या वो स्वेट हो सकता है, या वो मदर जो है वो मिल्क की फॉर्म में भी अगर वो बच्चे को फीड करवा रही है तो परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मानी जाती हैं एड्स बीमारी के रिलेटेड। लास्ट पे आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि जी डॉक्टर एडवाइज टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स सो दैट वी डू नॉट गेट द डिजीज विच इज एट प्रेजेंट इनक्योरेबल। मैंने आपको पहले बताया ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, इसीलिए डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं कि क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं इसीलिए बेहतर है कि आप एहतियात कर लें। किन किन चीज़ों से एहतियात कर लें वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हम दूसरी अपनी जो है वो डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, दैट इज हेपेटाइटिस। अच्छा हेपेटाइटिस में जो आप लास्ट पे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हिंट दे दूं, वो बीमारी जिसके एंड पे TIS होगा, वो बीमारी इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी किसी भी जो है वो ऑर्गन में। अब अगर हम हेपेटिक बात करें, हेपेटिक का मतलब जो है वो हेपेटिक वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लिवर से निकला है, तो हेपेटिक लिवर। तो मैंने आपको लास्ट हिंट दे दिया कि TIS जो है वो इन्फ्लेमेशन है। हेपेटाइटिस ऐसी इन्फ्लेमेशन है जो लिवर पे होती है, ठीक है, लिवर को इफेक्ट करती है ये बीमारी। अब हम इस बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बीमारी है क्या, इसकी वजह क्या है, कौन सा वायरस जो है वो इसमें इफेक्ट करता है, या कौन सा वायरस जो है वो इसको फैलाने के लिए जो है वो वजह बन सकता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हाइपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटिक वायरस। देखिए पहले मैंने जब एड्स में एक वायरस डिस्कस किया था वो HIV वायरस था, HIV था, यहाँ हेपेटिक वायरस है, तो हेपेटिक वायरस जो है वो वजह बनता है हेपेटाइटिस का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, अब इसमें भी कोई जो है वो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बताए हैं आपकी बुक में। नंबर 1 अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून के जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली है वो भी वजह बन सकता है। अच्छा स्लाइवा भी वजह बन सकता है, अगेन जितनी भी बॉडी सिक्रीशंस है वो इस बीमारी की भी वजह बन सकती हैं। स्लाइवा है फॉर एग्जांपल जो है जिस बंदे को हाइपेटाइटिस है तो कोशिश करनी चाहिए उसका जो ग्लास है या उसका जो ज़रूरत के जो बर्तन है वो हम अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो स्लाइवा है उसके थ्रू भी ये जो वायरस है हेपेटिक वायरस या हेपेटाइटिस वायरस वो जो है वो ट्रांसमिट हो सके किसी हेल्दी बंदे में। ठीक है, फिर आपको पता है कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और ये सारी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इससे भी जो है वो हमें परहेज करना चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ है कि इन दिस डिजीज डॉक्टर ऑल्सो एडवाइज टू टेक केयरफुल एंड अवॉइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जी जितने जितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे जहाँ से जो है वो वायरस के एंटर होने का जो चांसेस है उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से अगर हम परहेज करेंगे तो हम हाइपेटाइटिस की बीमारी से बच जाएंगे। तो ये हमारा जो सेकंड टॉपिक था कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज, उसका फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ तक जो है वो डिस्कस कर लिया कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। फिर हमने दो डिजीज़ को डिस्कस करते हुए कहा कि ये डिजीज़ जो हैं वो इनक्योरेबल हैं, हमें इन डिजीज़ से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए वो डिस्कस कर लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम अपना कंट्रोलिंग डिजीज का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन।
अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री डिस्कस की होगी, ठीक है। आपने देखा था कि जी जैसे हमने देखा कि काओ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन जो है वो सबसे पहले जो है वो एडवर्ड जेनर ने कैसे डिस्कवर की, उसका जो टेक्निक ऑफ मेथड था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, ये सारा हम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट देखिए, इम्यूनिटी जो है हम वो देखते हैं। इम्यूनिटी इम्यूनिटी कहते हैं कि जब आपकी बॉडी किसी भी बाहर से आने वाले फॉरेन सब्सटेंसेस से अपने आप को तैयार कर लेती है ना, उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, दैट मीन्स हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली और अब हमारी बॉडी जो है वो किसी भी माइक्रोब का सामना कर सकती हैं या उनसे लड़ सकती हैं। देखिए लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट और रेजिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मैंने आपको बता दिया इम्यूनिटी क्या कहलाती है। अब इम्यूनाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ inoculation of any antigen material for the purpose of producing artificial immunity। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एंटीजन क्या होती है और एंटीबॉडीज क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि एंटीजन क्या होती है, आपको पता है पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स पैथोजेंस होते हैं, उनकी बॉडी पे स्पेशल प्रोटीन होती है जिनको हम एंटीजन कहते हैं। मैंने आपको बता रही थी ना एंटीजन क्या होता है। एंटीजन ऐसी प्रोटीन है जो पैथोजेंस की बॉडी पे प्रेजेंट होती है और इनका काम क्या होता है कि ये जो है ये एबिलिटी रखती हैं किसी भी एनिमल को इफेक्ट करने के लिए, किसी भी एनिमल में जो है वो डिजीज कॉज करने की जो मेन वजह है पैथोजेंस में, वो उनके बॉडी पे मौजूद प्रोटीन जो कि एंटीजन होती है वो होती है, ठीक है। ये चीज़ डिस्कस कर ली। फिर हम लोग देखेंगे कि ये आप देखेंगे कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन जो है वो करा सकते हैं। अब देखें हमने कहा कि जी द प्रोसेस ऑफ इनक्यूलेशन ऑफ एनी एंटीजन मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग। अगर हम कोई भी एंटीजन मटेरियल ऐड करते हैं बॉडी में, तो आपको पता है जब भी ऐसा कोई मटेरियल वायरस या फिर कोई ऐसी एजेंट जो हमारी बॉडी में जाके हार्म पहुंचाएगा, उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। अब हम देखेंगे किन किन डिजीज़ की जो वैक्सीनेशन वो डिस्कवर हो चुकी है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए मैनी डिजीजेज लाइक जैसा कि पोलियो हो गया, ठीक है, आगे ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी को बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है टीबी, और वूपिंग कफ हो गया जिसको काली खांसी कहते हैं। फिर आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है जी मीजल बीमारी लिखी हुई है। मीजल्स कहते हैं खसरा को, ठीक है, जो जो बॉडी पे छोटे मोटे जो दाने निकल आते हैं वो। मम्प्स कहते हैं मम्प्स कहते हैं कन पड़े, आपने देखा होगा कन पड़े मतलब कि जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी यहाँ चीक बोन के नीचे, जॉ बोन के करीब। ये क्यों होती है, ये पैरोटिड जो है वो ग्लैंड की वजह से, पैरोटिड ग्लैंड जब हमारे यहाँ स्वेल हो जाते हैं तब जो है ये डिजीज कॉज होती है। चलो ठीक है, ये तो कुछ थोड़ी बहुत डिजीज की मैंने आपको थोड़ी बहुत समझा दी कि डिजीज क्या क्या होती हैं। मेन बात ये है कि इन इन डिजीज के लिए हमने वैक्सीन जो हैं वो डिस्कवर कर ली हैं। इन इन डिजीज के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करवाते हैं और या तो हम लॉन्ग टर्म उस डिजीज से बच जाते हैं या हम शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट्स कहते हैं वक्ती तौर पर या कुछ अरसे के लिए हम उस बीमारी से बच जाते हैं, ठीक है। कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन या शॉर्ट्स, हम लॉन्ग टर्म वैक्सीनेशन या शॉर्ट्स जो है वो टेम्परेरी आप करवा लें, वक्ती तौर पे आपने एक ली डोज ली और आप बच गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया जो इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हमने देखना वैक्सीन की हिस्ट्री थोड़ी सी। अच्छा, वैक्सीन की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि जी आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि सबसे पहले एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर किया। हुआ क्या था, एक फीमेल थी, अच्छा सारा नीलम आपने पढ़ा होगा, वो क्या करती थी, वो मिल्किंग करती थी, जो है वो गाय का दूध जो है वो निकालती थी। अब वो जो गाय है उसको काउ पॉक्स था। अब दो किस्म के आपने पॉक्स पढ़े होंगे, काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। जो काउ पॉक्स होते हैं ना, वो आप काऊ आपको पता है एनिमल है, तो जो काऊ पॉक है ना, वो काऊ पॉक्स जो है वो एनिमल्स में बीमारी होती है और ये पॉक्स में ऐसे होता है पस वाले जो है ना वो दाने बन जाते हैं बॉडी पे। तो ये काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ऐसी पॉक्स जो आप ह्यूमन बॉडी पे बनते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मैंने डिफरेंस बता दिया।
अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे कि जो एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट था उसने क्या किया, एक फीमेल थी जो कि दूध निकालती थी गाय से। अब जिस गाय से वो दूध निकालती थी उस गाय को काओ पॉक्स था, ठीक है। काओ आप देखें यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो वैका होता है उसको काओ कहते हैं। इससे कुछ उसने जो है वो वैक्सीन का जो टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई। कहने का मतलब है कि जी वो इन्फेक्टेड थी गाय काओ पॉक्स से, तो उसके जो पस सेल्स थे वो उस फीमेल के हाथ के ऊपर जो है वो आ गए, या जो भी उसको इन्फेक्शन कॉज किया। अब एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उस फीमेल के बॉडी से काओपॉक्स के इफेक्टेड जो है वो इन सेल्स लिए और उसने 8 साल बच्चे के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया। अब वो पता नहीं सजा देने के लिए उसने इंजेक्ट किया या उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंजेक्ट किया, जो भी करने के लिए इंजेक्ट किया, तो वो जो बच्चा था वो स्मॉल पॉक्स से इफेक्टेड था। और फिर ये देखा गया कि उसको फीवर हुआ और उसके बाद उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स से निजात मिल गई। तब उसने ये डिस्कवर किया कि जो स्मॉल पॉक्स बीमारी है उससे बचने के लिए काओपॉक्स सेल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इस सारी डिस्कवरी के बाद वो इस बात तक पहुंचा कि अगर एक बंदा स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड है, अगर हम उसे काओपॉक्स रिलेटेड जितने पास सेल्स ऐड कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह उसने वैक्सीनेशन जो है वो ये डिस्कवर की थी। देख लेते हैं एडवर्ड जेनर फर्स्ट डिवेलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1795 में। उसने जो है वो ये टेक्निक डेवलप की थी काउपॉक्स, जिस काउपॉक्स पास को हम वैका भी कहते हैं, वैका मीन काओ। फ्रॉम दिस वर्ड उसने फिर वैक्सीनेशन का जो है वो वर्ड जो है वो डेवलप किया। जेनर डेवलप दिस टेक्निक फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट, ये मैंने आपको सारी बता दी है कि मिल्क मेड्स थी, उसने क्या किया, उसके जो मिल्किंग करती थी काओ की, इन्फेक्टेड थी वो काओ पॉक्स प्लस सेल से फिर इन्फेक्टेड होगी। बट दे आर रियली सिक्स, वो बहुत रियली कहते हैं रेयरली, मतलब बहुत कम सिक एंड विद स्मॉल पॉक्स, सो दे डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वायरस। तो देखा गया कि जी स्मॉल पॉक्स जो वायरस है उसके जो वायरस सेल्स है वो ठीक हो गए। ये स्मॉल पॉक्स वाली जो बीमारी है उससे ठीक होने की वजह बनी काउ पॉक्स के फर्स्ट सेल्स। फिर उसने जो है वो वैक्सीन जो है वो बनाई कि जी ये वैक्सीन हम इस बीमारी के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनोक्यूलेशन और वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक्स। कहते हैं बहुत वबाई बीमारियां, जैसा कि आपको पता है बैक्टीरिया या वायरस से जो बीमारी, बैक्टीरियल बीमारियां, जो वायरल बीमारियां हैं जितनी भी, हम उनको उनसे बचने के लिए भी अगर हम वैक्सीनेशन जो है वो उनकी इनोकुलेशन करें तो वो हमें जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। द इंडिविजुअल आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ टू मेक दम इम्यून टू दीज डिजीजेज। आपको पता है छोटे बच्चों को ही वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स करवाया जाता है ताकि बच्चे जो है वो अर्ली एज में ही उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और वो काफ़ी सारी बीमारियों से ऑलरेडी पहले ही इम्यून हो जाएं, ताकि उन पर वो बीमारियां जो है वो इफेक्ट ना करें। इट इज़ क्लेम्ड दैट स्मॉल पॉक्स इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड यूजिंग वैक्सीनेशन। ये माना जाता है कि जो वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की, उसको यूज़ करते हुए हमने पूरी दुनिया से ये स्मॉल पॉक्स की जो है वो बीमारी ही ख़त्म कर दी है। वैक्सीनेशन जब लगती है तो ये बीमारी नहीं होती। Each vaccine against AIDS is being administered in human or experimental basis। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देख ली। चलो जी, आज हम इसी टॉपिक का जो लास्ट मेन जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ड्रग ट्रीटमेंट। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। अगर वहाँ तक बात ना पहुँचे, बात ख़राब हो जाए तो हम वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं। अगर तो बीमारी ने मतलब पंजे गाड़ दी और बीमारी हो गई तब हम फिर वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं। अगर फिर भी वैक्सीनेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तब हम फिर वो है ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अगर ड्रग ट्रीटमेंट की से भी नहीं फ़ायदा मिला तो फिर हम जीन थेरेपी जो है वो करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स के बारे में फेमिलियर होंगे हम इस टॉपिक में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ड्रग ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप पहला पॉइंट आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स आपको पता है वो बीमारियां, वो छोटी मोटी दवाई कह सकते हो, मेडिसिन कह सकते हो, जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। आपको पता है छोटा मोटा बुखार हो जाए तो क्या हम जीन थेरेपी कराते हैं, जीन से छेड़छाड़ करते हैं कि हम डॉक्टर जो है वो मेडिसिन देते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया को मारने के लिए डॉक्टर मेडिसिन देता है उसको हम एंटी बायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बता दी। फिर हम देखेंगे कि रेडियो, अब ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे वेज हैं। हम देखेंगे कुछ ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयों से किया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट जो है वो हम रेडियो एक्टिव, आपको पता है शॉक वेव्स दे के भी, जो रेडिएशन के थ्रू भी की जाती हैं। कुछ ट्रीटमेंट जो है वो जीन थेरेपी, ये सारी चीज़ें हम
वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया, देयरफॉर बैक्टीरियल डिजीजेस कैन इजीली ट्रीटेड। आपको पता है कुछ छोटा मोटा बुखार या छोटी मोटी खांसी वगैरह जो है वो एंटीबायोटिक्स से ही जो है वो ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे रेडियोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी क्या है। इन दोनों चीज़ों में रेडियो मीन रेडिएशंस, ठीक है। इन रेडियोथेरेपी हम करते क्या है, ये जो कैंसर होते हैं ना, कैंसर के जितने पेशेंट होते हैं, हम उनके ट्रीटमेंट देने के लिए उन पे जो है वो रेडिएशन जो है वो फेंकते हैं, उनके जो कैंसर सेल्स हैं, ताकि उनसे हमें थोड़ी बहुत जो है वो, ये पूरा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन किसी हद तक हम उनके जो कैंसर सेल्स को ठीक करने के लिए रेडिएशन देते हैं। उस प्रोसेस को हमने रेडियोथेरेपी बोला। अब होता क्या है डिटेल से देख लेते हैं। रेडियोथेरेपी, द कैंसरस पार्ट आर एक्सपोज्ड टू शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल। आपको पता है कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल से हम लोग रेडिएशन इमिट कराते हैं, शॉक वेव रेडिएशन, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिक रेडिएशन भी इनको बोलते हैं। अच्छा, रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल, खास इंटरवल के बाद ही जो जितना डॉक्टर जब जरूरत महसूस करेगा ये जो है वो ट्रीटमेंट देगा। इन पाकिस्तान देयर आर सेवरल सेंटर्स फॉर रेडियोएक्टिव रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल कैंसर। आपको पता है पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो है वो सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें रेडियोथेरेपी दी जाती है कैंसरस पेशेंट्स को, ताकि कैंसर से कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट है जी कीमोथेरेपी। क्या होती है कीमोथेरेपी? कहते हैं सर्टेन किस्म के ना कोई एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं जो हम पेशेंट को रेगुलर इंटरवल पर देते हैं, जिसकी वजह से भी हम किसी हद तक उनको उस बीमारी से जो बचा लेते हैं। Chemotherapy is the use of certain anti-cancer chemicals to the patient at regular interval, again खास टाइम के बाद जो है वो हम ये देते हैं। अच्छा, ये जो दोनों मैंने आपको बताई ना, इनका ड्रॉबैक्स भी बहुत है। कैंसर इसीलिए जो है वो बहुत बड़ी बीमारी माना जाता है, क्योंकि ये जो हमने दो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ना, ये ना सिर्फ कैंसर सेल को ठीक करेगा बल्कि हमारे जो नॉर्मल सेल है ना, ये उनको भी इफेक्ट करता है। ये कुछ ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीन थेरेपी क्या होती है। मैंने आपको बता दिया जीन थेरेपी होता है किसी भी डिफेक्टेड जीन को रिप्लेस कर देना फ्रॉम द नॉर्मल जीन। अगर हमारी बॉडी में कोई डिफेक्टेड जीन है, किसी जी कोई या आप कह सकते हो कोई जेनेटिक बीमारी अगर आपको आई है, तो हम उसमें जीन लेवल पे जो रिपेयर करते हैं उनको हम जीन थेरेपी बोलते हैं। डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं जीन थेरेपी रिपेयर डिफेक्टेड जीन। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ आइसोलेशन, कहते हैं निकालना, ऑफ नॉर्मल जीन एंड देन इंजर्शन ऑफ दिस इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल्स। कहते हैं कि नॉर्मल जीन हम लोग आइसोलेट करते हैं और फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के उस इन्फेक्टेड जीन को रिप्लेस करके वहाँ नॉर्मल जीन जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं। और होस्ट बॉडी में आप ऐड कैसे कराते हैं? बोन मैरो सेल्स। ये बोन मैरो सेल्स जो है वो बोन्स के सेंटर में मौजूद होते हैं, जहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ से जो है वो हम जीन्स को, नॉर्मल जीन को बॉडी में ऐड कराते हैं। चले जी, ये तो हो गया। अब हम लास्ट अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है इसका कि जी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया। आपको मैनेजमेंट कहते हैं कि मैनेज करना, इसमें सारी के सारे मेथड्स आ जाएंगे। वो बीमारी को कंट्रोल करने में जितने भी मेथड्स हमने डिस्कस किए, जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया कि आपको पता है कि प्रिवेंटिव मेजर से लेकर वैक्सीनेशन और फिर लास्ट जो ड्रग ट्रीटमेंट है, ये सारे के सारे जितने भी हम मेथड्स को इस्तेमाल करके अपनी बीमारी से बच सकते हैं, उनको हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। देख लेते हैं। कंबैटिंग द डिजीज, कंबैटिंग का मतलब होता है लड़ना, किसी भी बीमारी से लड़ना। यूटिलाइजिंग, लड़ने के लिए जितने भी ऑल मेथड्स इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, किसी भी तमाम मेथड जो आप कम्युनिटी में रहते हुए इस्तेमाल करते हो आप उस बीमारी से लड़ने के लिए। दिस प्रोग्राम इज नोन एज, हम इस प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट भी कहते हैं। दिस रिक्वायर्ड एन अवेयरनेस टू द कम्युनिटी अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स कॉज एंड इट्स रेमेडीज, जितने भी कॉज को देखते हुए उनके रेमेडीज को अपनाते हुए। दिस इज वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम टू एलिमिनेट एंड कंट्रोल डेंजरस डिजीज फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। कहते हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम किसी भी खतरनाक बीमारी से जो है वो लड़ सकते हैं सोसाइटी से। क्लियर है? अच्छा जी, ये यहाँ तक जो है हमने डिस्कस कर लिया ड्रग ट्रीटमेंट। इसके बाद भी हम लोग जो है वो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जीन क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है। जीन क्लोनिंग, अब देखो मैंने जीन थेरेपी में बोला था ना, जीन्स के साथ जो चेंजेस करना, या जीन जेनेटिक लेवल पे जो जीन्स के साथ हम कह सकते हैं कि तब्दीलियाँ करना, चेंजेस करना, वो हम लोग अब वन बाय वन पढ़ेंगे। जीन क्लोनिंग का मेथड पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो क्लोन तैयार करके अपनी डिज़ायर्ड खास जो है वो आप कह सकते हैं ट्रेड को हम नेक्स्ट मुंतकिल कर सकें, या आप कह सकते हैं कि हम कैसे हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। फिर हम ये क्लोनिंग का मेथड पढ़ने के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। चलें जी, हम देखते हैं कि जी जीन क्लोनिंग क्या होता है। जीन क्लोनिंग इज़ अ टेक्निक फॉर अचीविंग
यूजेनिक एम्स कहते हैं ट्रू एम्स। देखिए क्लोनिंग का मेथड हमने इससे पहले यूजेनिक का वर्ड किसी भी मेथड में डिस्कस नहीं किया। यूजेनिक का मेथड, ये क्लोनिंग की जो मेथड है, ये बड़ा सेंसिटिव मेथड जो है वो माना जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो ये जो जीन क्लोनिंग का मेथड है, ये किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे ना, मैं आगे आपको बताऊंगी कि जी हम क्लोनिंग का मेथड जब एनिमल्स में करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमने क्या करेंगे, क्लोन तैयार करके हम सेम आइडेंटिकल कॉपी तैयार कर लेंगे दो एनिमल्स की या दो इंडिविजुअल्स की। इसीलिए कहते हैं कि जब अगर हम ह्यूमन का क्लोन तैयार कर लें सेम एज इट इज, तो ये तो क्रिमिनल लेवल पे भी ये काम हो सकता है कि जी काम कोई करे और भुगते कोई। ये सब इसलिए क्या कहा जाता है कि जी किसी अच्छे मकसद के लिए हमें ये मेथड को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। चलें देखते हैं क्लोन क्या होता है। अ क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग। क्लोन कहते हैं एक ऐसा सेल या इंडिविजुअल जो हम एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्लोन कहते हैं। कॉपी भी कह सकते हैं किसी पेरेंटल जो है ऑफ स्प्रिंग से, जो हम न्यू ऑफ स्प्रिंग तैयार करेंगे एसेक्सुअली, उसको क्लोन कहते हैं। अब क्लोनिंग की डेफिनेशन देख लें। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जितने भी हम क्लोन तैयार करेंगे वो तमाम मेंबर जो हैं क्लोन के, वो आइडेंटिकली सिमिलर होंगे, मिलते जुलते होंगे, एक्सेप्ट वो व्हेन आ म्यूटेशन अकर, जब कहीं अगर चेंजेस आ जाएं तब और बात है। लेकिन जो हम कोशिश यही होती है कि जितने भी हम मेंबर्स क्लोन के तैयार करें वो एक्चुअली होते आइडेंटिकली सेम है, एक्सेप्ट कि अगर उसमें कोई म्यूटेशन ना हो। ये प्रोसेस जिससे हम क्लोन बनाते हैं क्लोनिंग कहलाता है। अब देखें जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग। आपको पता है कोई नॉर्मल एनिमल जो है वो क्लोनिंग के मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। हाँ, एक्सेप्ट वो लिखे होंगे आपकी बुक में कि जी इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, ये कुछ सर्कमस्टांसिस में जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस बुक में पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा, आपको पता है कि इंसेक्ट्स में ये होता है। फिर आपने प्लांट्स में डिस्कस किया होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये क्या था, ये एसेक्सुअल मेथड था जिसकी मदद से हमने जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करवाए थे। तो ये कुछ हम लोग देखेंगे कि जनरली नो नॉर्मल एनिमल reproduce naturally by cloning. Several insects and many plants do in some circumstances, whereas so do not regularly. कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलरली ये नहीं है। किसी टाइम जो है वो ये प्लांट्स हो गया या इंसेक्ट्स में मैंने आपको बीज बता दिया, ये कर सकते हैं। अब हम मेथड देखेंगे कि मैमल्स में क्लोनिंग कब हुई, उसकी हिस्ट्री कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें। आपको पता है 1997 में साइंटिस्ट था जो कि स्कॉटलैंड का था, उसने सक्सीडेडली क्लोनिंग की थी शिप की। और वो शिप आपने पहले भी पढ़ा होगा, डोली नाम था उसका। उसने एक शिप का क्लोन तैयार कराया। देन एंड सम अदर मैमल, जरूरी नहीं कि उसने सिर्फ शिप का ही क्लोन, उसके अलावा भी हमने मेमेलियन स्पीशीज के क्लोन तैयार किए, जैसे कि माइस हो गया, काऊ हो गया, हमने इसको भी क्लोन किया। ये कुछ आपकी बुक में लिखा है। अब हम जो है वो मेथड्स डिस्कस करेंगे क्लोनिंग के। ठीक है, क्लोनिंग के दो मेथड्स आपकी बुक में डिस्कस किए हैं। नंबर 1 जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस है, अदर वन इज क्लोनिंग थ्रू एम्ब्रियो। ठीक है, नंबर 1 जो है रिप्लेसमेंट में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो हम न्यूक्लियस रिप्लेस करें। अच्छा, अब इस मेथड में मैं थोड़ा सा आपको बताती जाऊँ, फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे, मजीद आपको क्लियर होगा। इसमें होता क्या है कि जो आपने पता है जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट लेवल पे हम जाइगोट का एक सेल लेते हैं। आपको पता है जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है ना। जब जाइगोट लिया हमने, उसका जो न्यूक्लियस है, हम उस न्यूक्लियस को अगर हम रिप्लेस कर दें, उस जाइगोट का पूरा जेनेटिक मटेरियल निकाल के जो है वो हम साइड पे रख दें, और जो हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला न्यूक्लियस जो है वो हम उसमें रिप्लेस कर दें, ताकि हमें ये क्वालिटी अच्छी नस्ल का अगर हमने कोई क्लोन तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, हम फीमेल वॉर्म में से जाइगोट उठाएंगे, उसका एग उठाएंगे, उस एग में से न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे, और अपना जो डोनर न्यूक्लियस है, ठीक है, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। वो डोनर न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो किसी अच्छे एनिमल का होगा, ठीक है, ताकि हमें अच्छी नस्ल का जो है वो क्लोन तैयार कर सकें। तो ये कुछ मेथड है जिससे हमने देखा कि रिप्लेसमेंट कैसे होती है न्यूक्लियस से। हम रीडिंग कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग, जिसको जाइगोट बोला, इज रिमूव्ड। हम उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग में से उसका न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं। एंड द न्यूक्लियस फ्रॉम अ बॉडी सेल ऑफ अ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। और जो न्यूक्लियस है वो बॉडी फुल्ली डेवलप्ड इंडिविजुअल से, उसकी बॉडी से हमने न्यूक्लियस निकाला और हमने उसमें इंजेक्ट कर दिया, जो कि हमें डिजायर्ड जो है वो अच्छी क्वालिटी के जो ट्रेड्स चाहिए होंगे वो। अब होता कि द अल्टर्ड zygote is then implanted in a suitable womb or uterus where it completes
इट्स डेवलपमेंट। अब देखें, जो हमने वॉर्म में से जाइगोट निकाला, अब उसमें हमने जब न्यूक्लियस की रिप्लेसमेंट कर दी, हमने रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस ही पढ़ा ना, करने के बाद हम दोबारा उस यूट्रस में या वॉर्म में डाल देंगे और फिर वहां से उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। अब द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड इन दिस वे इज जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि जो हमने न्यूक्लियस ऐड किया, क्या उस न्यू इंडिविजुअल में जो करेक्टर्स होंगे वो क्या उनके पेरेंट्स के होंगे या वो करेक्टर्स होंगे जो हमने न्यूक्लियस ऐड कराया? यस, उसमें वो करेक्टर्स नहीं होंगे जो कि वो पेरेंट्स के थे, लेकिन उनमें सारे के सारे वो करेक्टर्स होंगे जो हमने इम्प्लांट किए होंगे न्यूक्लियस की मदद की वजह। जब हमने न्यूक्लियस ऐड किया, न्यूक्लियस के थ्रू हम सारे के सारा जो है वो जेनेटिक मटेरियल कोई और ऐड करेंगे, तो वो जो क्लोन बनेगा वो उन पेरेंट्स के से जैसा नहीं होगा, वो क्लोन उसके जैसा होगा जिसका हमने न्यूक्लियस ऐड किया। यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो गया। दस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डिजायर्ड जीनोटाइप। जैसी जिस खास जीन्स की हमने कॉपी तैयार करनी होगी, जिस खास जीनोटाइप को हमने लेके मल्टीपल हम क्लोन जो हैं वो बना सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें, हमने डिस्कस करेंगे हम लोग के क्लोनिंग थ्रू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्लोनिंग का मेथड क्या है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। आइडेंटिकल ट्विंग्स कैसे बनते हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तकरीबन जो है वो ये लेक्चर इख्तिताम के करीब करीब है। आइडेंटिकल ट्विंग्स क्या होते हैं और एम्ब्रियो लेवल पे क्लोनिंग क्या होती है वो ज़रा डिस्कस कर लें। आपको सबसे पहले पता है कि जाइगोट कैसे बनता है। एग स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल है। जब जाइगोट डिवीजन लेवल पे जाएगा और जाइगोट में जब जाइगोट डिवाइड करेगा इनटू टू सेल्स और जब वो एम्ब्रियो बनेगा, सो एम्ब्रियो में जो डबल सेल है ना, मैं जरा पॉइंटर ऑन कर रहा हूँ, मैं आपको जरा कुछ चीजें बताऊँ। आपको पता है ये है जाइगोट, क्लियर है, ये जाइगोट है। जाइगोट जब वो जाएगा एम्ब्रियो लेवल पे, तो आपको पता है कि अगर एक जाइगोट दो सेल में डिवाइड होगा, चलें जी इसको अब हमने एम्ब्रियो कह दिया, कह रहे हैं कि अब हम जब हमने जब क्लोनिंग करनी ना एम्ब्रियो में, तो हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो लेवल पे ये जो दो सेल्स हैं हम इनको सेपरेट कर देंगे। जब हमने एम्ब्रियो के ये दो सेल सेपरेट करेंगे तो हर जो एम्ब्रियो है, एवरी सेल ऑफ एम्ब्रियो वो क्या करेगा, वो डिवेलप करेगा इनटू सेम, आप कहेंगे इंडिविजुअल में जो है वो डेवलप करेगा। क्लियर है? ये कुछ जो है मैंने आपको मजीद थोड़ा बहुत बता दिया। अब हम बताएंगे कि आइडेंटिकल ट्विंग्स कैसे बनते हैं, या मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया एम्ब्रियो लेवल पे क्लोनिंग। अब हम इसको देख लेते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर होता जाएगा। अब देखें, दो किस्म के आपने ट्विंग्स देखे होंगे। एक आइडेंटिकल ट्विंग्स होते हैं, दूसरे फ्रेटर्नल ट्विंग्स होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंग्स होते हैं ना वो तो बिल्कुल सेम है, एज इट इज जो है वो बिल्कुल सेम, मिलते जुलते, हर चीज़ उनकी सिमिलर होती है। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंग्स होते हैं ना वो जो है वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। वजह क्या है? वजह ये है कि फीमेल जो है ना, वो आइडेंटिकल ट्विंग में फीमेल एक ही जाइगोट प्रोड्यूस करेगी। वो एक जाइगोट जो है वो दो में, आप कहेंगे दो न्यू बॉर्न बेबी में जो है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंग में फीमेल बॉडी दो एग्स प्रोड्यूस करेगी और वो दोनों एग्स जो फर्टिलाइज जो हो जाएंगे स्पर्म से, तो वो दो न्यू बेबीज में कन्वर्ट होंगे। अब वो उस कंडीशन में जो एम्ब्रियो बनेगा या उस कंडीशन में जो ट्विंग्स बनेंगे वो फ्रेटर्नल होंगे, वो आपस में डिफरेंट होंगे। ये तो कुछ मैंने बता दिया आपको आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल की, आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे। And other type of cloning is the division of one cell or early embryo into the one or more separated embryo। मैंने बता दिया एक सेल दो में। इन दिस केस आपको पता है आइडेंटिकल जो है वो ट्विंग्स बन जाएंगे, ये जो मैंने आपको बना के बता दिए। ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल बट कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द टू पेरेंट्स। वो कह रहे हैं कि अब ये जो मैंने आपको दो हमने आइडेंटिकल ट्विंग्स तैयार किए, इनका जो आइडेंटिकल ट्विंग्स का जो जेनेटिक मटेरियल है इन दोनों का आपस में सेम होगा, लेकिन इनका जो पेरेंट्स जो है वो सेम नहीं होगा। इनका आपस में जो है वो शक्लें हूबहू जो है वो आइडेंटिकल ट्विंग्स, आपने देखा होगा आइडेंटिकल ट्विंग्स आपस में जो है वो बच्चे मिल रहे होते हैं, माँ बाप से नहीं मिल रहे होते। तो ये जो कुछ इनकी क्रोमोसोम्स की जो है वो तो डिटेल थी। अब लास्ट पॉइंट हमारा इस स्लाइड का, ये लास्ट स्लाइड है जो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग करने की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ मैंने ड्रॉबैक्स तो आपको बता दिया कि ह्यूमन क्लोनिंग हम नहीं कर सकते, ये इमोरल है और ये बैन भी है। ठीक है, क्योंकि हम सेम अगर ह्यूमन सेम क्लोन तैयार करते जाएंगे, अगर बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, तो इस तरह बहुत सारे क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो मसले मसाइल होंगे। इंपॉर्टेंस इसकी ये है, इंपॉर्टेंस आपको पता है जब हम क्या कर सकते हैं, आप जैसे आपको खुद भी पता होगा क्लोनिंग के मेथड से हम अच्छी नस्ल की जो है ना ब्रीड करा के अच्छी नस्ल के जो हम करेक्टर्स है ना वो हम क्लोन्स की शक्ल में तैयार करके जो है वो हम नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं जो न्यू वेराइटीज हैं वो बेटर वेराइटी जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसको थोड़े बहुत रीड कर लेते हैं।
मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल और अदर फार्म एनिमल्स। हमने ये इसको इस्तेमाल भी किया हुआ है और हमने इस मेथड को इस्तेमाल करके हमने आइडेंटिकल कैटल्स और फार्म एनिमल्स भी हैं जो प्रोड्यूस किए हैं। ये किसका फ़ायदा हो गया। दूसरा है जी, बाय क्लोनिंग वी कैन प्रोड्यूस एनिमल्स ऑफ नॉन पेडी पेडिगी सच एज हॉर्सेज। हमने कहा कि इस मेथड को यूज़ करने के बाद हमने ये कहते हैं अच्छी नस्ल का जो है ना, हस्बो नस्ब के जो अच्छी पेडिग्री है ना, उसका जो हमने घोड़े हैं, जो इधर आपकी एग्जांपल घोड़े के, हमने कहा कि हमने जो अच्छी नस्ल के घोड़े हैं ना, उनके क्लोन तैयार करके हमने मजीद जो है वो अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार कर लिए हैं आर्टिफिशियली, आप कह सकते हैं क्लोनिंग के मेथड से। एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो विच दे बिलीव कैन सर्व एज ट्रांसपेरेंट डोनर। कह रहे हैं कि हम ह्यूमन जो है ना वो जीनोम हम ना, अगर हम जाइगोट लेवल पे, एम्ब्रियो लेवल पे अगर हम ह्यूमंस की करने क्लोन तैयार करें तो ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस टेक्निक को हम यूज़ करके हम डोनर ज़रूर तैयार कर सकते हैं कि अगर कोई किसी खास ऑर्गन का जो है वो हम क्लोन तैयार करके कोई न्यू, आप कह सकते हैं कि नया ऑर्गन तो तैयार कर सकते हैं जो कि गुड है, लेकिन जो है पूरे का पूरा इंडिविजुअल सेम इंडिविजुअल क्लोन करना जो है वो इमोरल है और इस चीज़ को बैन कर दिया गया। हम देख लेते हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी इन पब्लिक में एज टू वेदर ह्यूमन क्लोनिंग शुड बी अटेम्प्टेड और नॉट, कि ह्यूमन क्लोनिंग होनी चाहिए कि नहीं। ये बुक आपकी पुरानी है लेकिन अब तक यही है कि ये बैन है, कि इमोरल है, ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए और नहीं होती भी। चलें जी, ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में। मैंने पूरी कोशिश कर दी कि मैं एक एक टर्म को आपके साथ जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब कर सकूं, आपको एक एक चीज़ का पता हो। हमने कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़ पढ़ा, हमने डिजीज़ को कंट्रोल करने के कुछ वेज पढ़े, फिर हमने क्लोनिंग डिस्कस की, इंपॉर्टेंस डिस्कस की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।